नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में युवा रोजगार और नौकरियों को लेकर सियासत एक बार फिर से शिखर पर है। इनेलो ने एचपीएससी में धांधली, बाहरी लोगों को भर्ती समेत कई मुद्दों को लेकर पंचकुला में एचपीएससी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। अभय ने कहा कि प्रदर्शन का मकसद पिछले लंबे समय से एचपीएससी में जो भर्तियां हो रही हैं और सरकार की ओर से जो कहा जाता है कि बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी दे रहे हैं और हरियाणा में बाहर से लाकर लोगों को भर्ती किया जा रहा है। साथ ही हरियाणा के पढ़े लिखे युवाओं को चपरासी के पद पर ही लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गजेटेड पोस्ट पर आरएसएस के लोगों को अलग अलग राज्य से लाकर लगाया जा रहा है। अभय ने कहा कि इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। इनेलो के प्रदर्शन और भर्ती को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर सीएम नायब सैनी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। सीएम ने कहा कि कांग्रेस और इनेलो ने कभी मेरिट को प्राथमिकता नहीं दी। ये केवल एक सियासी स्टंट है। एचपीएससी की भर्तियों का अपना एक सिस्टम है। हमारे बच्चे भी बाहर राज्यों में नौकरी कर रहे हैं। आज अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी। क्या वाकई हरियाणा में बाहरी युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं? युवाओं के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? नौकरी, रोजगार, युवाओं को लेकर, उनके भविष्य को लेकर सियासत क्यों हो रही है और ये सियासत कर कौन रहा है? पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भर्तियां हो रही है, तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बिना पर्ची और बिना खर्चे की है। किस तरह से हरियाणा से बाहर के लोगों को ला करके जहां भर्ती किया जा रहा है। हमारे बच्चे जो पीएचडी है, जो नेट क्वालिफाई है, जो एमए एमफिल है, उनको तो चपरासी के पदों पे लगाया जा रहा है। और जो गस्टेड पोस्ट है वहाँ आरएसएस के लोगों को ला करके अलग अलग स्टेट से, ये जितने भी बाहरी हैं ये सारे आरएसएस कैडर के लोग हैं। पहले इनको ट्रेंड किया जाता है, फिर इनको अलग अलग प्रदेशों में भेजकर भर्ती करके आरएसएस को कैसे बढ़ावा मिले कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके लिए इनकी जिम्मेवारी लगाई जाती है। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दोनों ही दलों ने, चाहे कांग्रेस है और चाहे आईएनएलडी है, कभी भी मेरिट को प्राथमिकता नहीं दी। अगर ये लोग मेरिट को प्राथमिकता देते तो आज जो विश्वास युवाओं का बड़ा है, इनके समय में जो विश्वास गिरा था वो गिरता नहीं, वो विश्वास नहीं गिरता। माँ बाप का भी गिरा था, बच्चों का भी गिरा था। अभी पढ़ने से नौकरी नहीं मिल रही। अब क्योंकि ये सिस्टम है, एचपीएससी का सिस्टम है और ये बाकायदा, इसको कोई रोक भी नहीं सकता। अगर आप ट्रांसपेरेंसी लेकर के आना चाह रहे हैं तो इसके अंदर तो फिर बाहर से भी अप्लाई करते हैं बच्चे, ओपन है, सब करते हैं अप्लाई। उसके अंदर ऐसा नहीं है। ये तो राजनीतिक स्टंट है इनका। अपनी तरफ तो ये देख नहीं रहे, ये तो हाजिरी लगवाते घूम रहे हैं। या तो गलती हो, गलती बताओ भाई, कोई गलती हो ना वो बताएं। हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, हमारे बच्चे पंजाब में लग रहे हैं। हमारे बच्चों में क्वालिटी है। हमारे बच्चे यूपीएससी के अंदर कितनी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं जी। सभी जगह जा रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं बच्चे। जब से आलोक जी चेयरमैन पद पर बैठे हैं, तब से 35% का जो पैरामीटर ये लेकर के आए हैं, उसका बहाना, उसकी आड़ में पदों को रिक्त रख करके हरियाणा के भविष्य के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इन लोगों ने खड़ा कर दिया है। वहीं इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि जो लग रहे हैं, जो गिने चुने चुनिंदा लोग उन पदों पर जाकर के चयनित हो रहे हैं, वो लोग हरियाणा के नहीं हैं। उसमें से 90% तो मैंने कहा रिक्त हैं और 10% जो लगे, अगर मैं उसको 100 मान लूं,
उसमें 90% बाहर के हैं। हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाला कमीशन, ये धरती हमारी, ये सरकार हमारी, ये कमीशन हमारे, और आपके पैसे से चलने वाले इन कमीशंस में आज जो है बढ़ावा दिया जा रहा है बाहर के लोगों को। नौकरियां दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि यहाँ के हमारे बच्चे निकम्मे हैं, यहाँ के हमारे शिक्षण संस्थान निकम्मे हैं, ना सही शिक्षा मिल रही है यहाँ पर, और जो बच्चे जिंदगी लगा देते हैं पढ़ पढ़ के, उनको कह दिया जाता है आप इस लायक ही नहीं हो। सबको नालायक घोषित कर दिया जाता है। हरियाणा के बच्चों को उनके माँ बाप इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जिन्होंने सिलेक्शन करना है वो कहते हैं कि ये नालायक है, और नौकरियां बाहर के लोगों को दी जाती। तो हरियाणा के लोग कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कभी पेपर लीक से खिलवाड़ है, और कभी नौकरियों में घोटालों से खिलवाड़ है, और कभी बिल्कुल सरासर उनको बाहर रख। अलग अलग नेताओं को आपने सुना। विपक्ष की हम बात करें, इसमें तमाम दल, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, तमाम दल इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार का अपना पक्ष है। सरकार बार बार ये कहती है कि हमने हरियाणा गठन से लेकर अब तक सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद 2014 से हमने पर्ची खर्ची सिस्टम को पूरी तरह से खत्म किया कि केवल मेरिट के आधार पर नौकरियां दे रहे हैं। इसमें भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद ये सब नहीं चलता कि केवल मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। विपक्ष हालांकि पहले ये कहता रहा कि ये पर्ची से पर्चे पर या ब्रीफकेस पर आ गए हैं। इस तरह के एलिगेशंस विपक्ष की ओर से पहले लगाए गए, और पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि ग्रुप ए और ग्रुप बी को लेकर खास तौर पर विपक्ष कमीशन पर, सरकार पर लगातार हमलावर है। सीएम इसमें ये कहते हैं कि मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलती हैं, रोजगार का अधिकार है। हमारे युवा भी दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे राज्यों के युवा भी हमारे यहाँ पर नौकरियां करते हैं, हमारे युवा यूपीएससी भी क्लियर करते हैं। तो ये केवल मेरिट के आधार पर होता है। तो रोजगार को लेकर पहली बार नहीं है जब सियासत हो रही हो, या दावेदारियां या फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखा जा रहा हो। इससे पहले भी बहुत बार नौकरियों को लेकर बयानबाजियां चली हैं। आज भी सीएम कांग्रेस और इनेलो को लेकर घिरते नजर आए कि ये जो अब कर रहे हैं राजनीतिक स्टंट है। इनकी सरकारों में मेरिट का कोई लेना देना नहीं था। ये मेरिट के आधार पर नौकरियां देते ही नहीं थे। हम मेरिट के आधार पर नौकरी देते हैं। चलिए, इसी मुद्दे को लेकर खास चर्चा हम करने वाले हैं। नेहा धवन हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथिया जी गुलिया जी, प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़े हैं। इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेटा जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से कर लेते हैं, उसके बाद इनेलो का हम रुख करेंगे। नेहा जी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी सभी एक सुर में एचपीएससी को भी घेर रहे हैं, साथ ही आपकी सरकार को भी घेर रहे हैं। क्यों हरियाणा के युवाओं के हक को छीनकर बाहर के युवाओं को दिया जा रहा है, यह आरोप लगाया जा रहा है? ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगी कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दे नहीं बचे। हमने काम इतना अच्छा कर दिया, इतना सारा काम कर दिया कि बचे कुछ मुद्दों में से कहीं ना कहीं किसी की पूछ, किसी की टांग तो पकड़नी है। देखिए, किस बात पर विपक्ष आज ये मीडिया में आकर या अपनी चर्चाओं में ये बात कह रहे हैं कि बाहर के लोग लगाते हैं, ये भी एक गलत नैरेटिव सेट करने का ही परिणाम निकलेगा। आप देखिए, आपसे सीधा एक बात करती हूँ। अभी जो हमारी एचपीएससी की नियुक्तियां निकली थी, 4,437 पोस्ट थी टोटल, जिसमें से हरियाणा के बच्चे लगे हैं 3,943। कितने? 3,943। प्रतिशत कितना हुआ? 89%। अप्रोक्सीमेटली 90% बच्चे लगे हरियाणा प्रदेश के, जो वासी हरियाणा प्रदेश के जो शिक्षित मेरिट में आने वाले बच्चे हैं वो लगाए। अभी आपने कुछ बाइट्स चलाई थी बड़े नेताओं की, जिसमें से जेजेपी के दिग्विजय जी एक बात कह रहे थे कि 90% बाहरी बच्चों को हमने जगा दी, लेकिन स्पष्टता किसी ने भी नहीं दी। 4,437 बच्चों में से 3,943 बच्चे हरियाणा प्रदेश के लगे। केवल बाकी बचे 11% लोग, जिसमें हमारी कैटेगरी भी रहती है कि कोई भी किसी भी राज्य की जब पोस्टें निकलती हैं तो उसमें भारत देश के हर राज्य के बच्चे
संविधान के अनुसार भर्ती होते हैं, फॉर्म भरते हैं, अगर वो मेरिट में आएंगे तो लगेंगे। जिस तरह से हरियाणा प्रदेश का बच्चा दिल्ली की सरकार में नौकरी पाता है, आपके भी परिवार में, आपके भी जानकारी, रिश्तेदारी, दोस्ती नाते में, सगे संबंधियों में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पाए व्यक्ति होंगे जो दिल्ली प्रदेश में लगे होंगे, राजस्थान में लगे होंगे, बिहार में लगे होंगे, यूपी में लगे होंगे, हिमाचल प्रदेश में लगे होंगे, उत्तराखंड में लगे होंगे, मध्य प्रदेश में लगे होंगे। बहुत सारी ऐसे बच्चे हमारे पूरे देश भर के सभी राज्यों में जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उतना ही कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो हमारे हरियाणा प्रदेश में भी लगते हैं। केवल वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो मेरिट में आते हैं, चाहे वो हरियाणा प्रदेश के वासी हैं और चाहे देश भर के किसी राज्य के बच्चे हैं, वो मेरिट में आने वाले व्यक्ति लगते हैं। शोर मचाया जा रहा है, 90% हमारे एडजस्ट होते हैं हरियाणा प्रदेश के बच्चे, लेकिन शोर क्या मचाया जा रहा है, ढोल किस बात का पीटा जा रहा है कि 90% बाहर के बच्चे लगे। अरे भैया, उस तरफ तो ध्यान दे ले जो हरियाणा प्रदेश के बच्चे लगे हैं, जिनके पेरेंट्स खुश होकर लड्डू बांट रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की वाहवाही कर रहे हैं, तीसरी बार सरकार में छोड़िए, हर बार नगर निकाय के चुनाव में भी हमें आगे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमने जो वादे किए वो हमने पूरे किए। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारी जो सरकार की रही वो निष्पक्ष, पारदर्शी, मेरिट पर आने वाले बिना खर्ची पर्ची के बच्चे जो लगे वही हमारी स्ट्रेंथ बनी, हमारी रीढ़ की हड्डी बनी। जो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी, सरकार की उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम विपक्ष करता है, क्योंकि ठीक है नेहा जी, आप लोगों का अपना पक्ष है और विपक्ष का अपना है। ये एक तो तुलना की बात करते हैं कि हमारे वाले दूसरे राज्यों में कितना जा पा रहे हैं और दूसरे वाले हमारे राज्यों में कितने आ रहे हैं युवा। दूसरा कहा ये भी जा रहा है कि हरियाणा के युवाओं को तो एक प्लानिंग के तहत ग्रुप डी तक ही सीमित रखने का प्रयास हो रहा है, ये साजिश हो रही है, जो विपक्ष के आरोप हैं। हम रुक कर लेते हैं इनेलो का। आप अभी जवाब लेंगे इस बात का मुझसे? नहीं, मैं एक बार इनेलो का रुक कर रही हूँ। आपने जो कहा उस पर मैं ये कह रही हूँ कि विपक्ष का ये कहना है। आज इनेलो ने प्रोटेस्ट किया, पंजिटा जी, सीएम साहब कह रहे हैं कि ये केवल एक राजनीतिक स्टंट है, हम मेरिट के आधार पर नौकरी दे रहे हैं, ये कल्चर नहीं था, ना कांग्रेस की सरकार में था, ना इनेलो की सरकार में था। देखिए ज्योति जी, वो कैसी मेरिट है जो पकड़ा गया तो चोर, मतलब 5 करोड़ रुपए अगर एचपीएससी के दफ्तर में पकड़े जाते हैं तो यानी ये परंपरा कब से चल रही होगी? अब ये तो पकड़े गए, चैट लीक हो गई व्हाट्सएप पे, विधानसभा में उठ गया मुद्दा, तो फिर ये जनता के सामने आ गया, नहीं तो ये गोरख धंधा कब से चल रहा होगा। ये पार्टी ऐसी है, जब से सत्ता में आई सबसे पहले तो जो हमारे समय में 15 साल का डोमिसाइल था, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, उसको इन्होंने पहले 10 साल किया, 7 साल किया, 3 साल किया और कई नौकरियों के लिए तो जरूरी ही नहीं समझा ताकि बाहर वालों को एडजस्ट किया जा सके। सारी की सारी आप लगाइए, जितनी अहम पोस्टिंग्स हैं, जितने अहम पद हैं, आईएएस आईपीएस से लेकर सब संघ से चल रहा है, आरएसएस से चल रहा है। बाहर आप एक जो हमारी जो एजेंसी है एचपीएससी, आईएएस आईपीएस तो चलिए ठीक है, उसमें तो ये कह रहे हैं हरियाणा के बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं और आप लोगों का प्रदर्शन तो एचपीएससी के खिलाफ है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ज्योति जी, थोड़ा सा अनइंटरप्टेड, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं से कड़ी जुड़ेगी और फिर वो फ्लो टूट जाएगा। हर एक का आंसर मैंने सब नोट किया है जो इन्होंने बोला है। बड़ी हैरानगी की बात है कि हमारे बच्चे जो हैं वो यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं मगर एचपीएससी नहीं क्लियर कर पाते। अब जहां तक मैं सिर्फ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, आपने अच्छा किया टोक दिया, अभी भाजपा की प्रवक्ता ने, एचपीएससी ने एक प्रेस रिलीज करी थी, उसके आंकड़े दे दिए 4437 वाले, लेकिन उसमें से केवल हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर जो भी आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी है, जो सीट्स जहां रिजर्वेशन है, वहां पे कोई भी पूरे हिंदुस्तान में से हरियाणा में कोई compete नहीं कर सकता और हरियाणा का बच्चा भी बाहर compete नहीं कर सकता। यानी जो जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं सिर्फ वही ओपन है और वो थी 2216 में से 496 बच्चे बाहर के लगते हैं, जो कि 22.29% है, 22.29%। अब मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, कहते राजस्थान के भी हमारे भी राजस्थान में लगते हैं,
राजस्थान के भी यहाँ लगते हैं, पंजाब के भी लगते हैं, यूपी के भी लगते हैं। आपको थोड़ा सा एक आंकड़ा देता हूँ। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल आंकड़ा है ये। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में 1.05% में से पूरे देश की 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज के बच्चे लगे 1.05%, और हमारा आंकड़ा है 22.29%। उसके बाद आपको बताता हूं कि राजस्थान के यहाँ 107 बच्चे एचपीएससी में लगे, पंजाब के 91 लगे। जबकि पंजाब में जाना है तो पंजाबी का 10वीं का पेपर कंपलसरी है, 10वीं क्लियर करो पंजाबी से। उसके बाद हिमाचल के 34 लगते हैं। महाराष्ट्र में जाओगे मराठी का पेपर कंपलसरी है। गुजरात के बच्चे लग रहे हैं, गुजराती कंपलसरी है वहां हरियाणा के बच्चों के लिए। यूपी के 80 लग गए यहाँ पर, चंडीगढ़ के 19 लग गए, दिल्ली के 94 लग गए, उत्तराखंड के 24 लग गए। अब आप थोड़ा इंटरेस्टिंग बात देखिए अब आगे यहाँ। बिहार का भी एक हाल ही में एक न्यूज भी आई थी, बिहार और यूपी के कितने सारे बच्चे लगे। एचपीएससी में बिहार के 8 लगते हैं, चलो यहां तक भी मान लिया। जहां मलयालम जरूरी है हमारे बच्चों के लिए, केरल के 3 बच्चे लग गए क्योंकि कोई पेपर की कोई दिक्कत ही नहीं। वेस्ट बंगाल बंगाली कंपलसरी है, वहां लग गए। आंध्र प्रदेश का लग गया जहां तेलुगु कंपलसरी है हमारे बच्चों के लिए। गुजरात के गुजराती, तेलंगाना के लिए तेलंगाना का भी लग गया। उड़िया कंपलसरी है जहां हमारे लिए, वहां उड़ीसा का भी लग गया, झारखंड का भी लग गया, महाराष्ट्र का भी लग गया। मतलब आपने क्या एचपीएससी को यूपीएससी बना दिया है। उसके बाद अब जहां पे भी मैं मेजर पोस्टिंग्स की बात कर रहा था, चाहे वीसी है चाहे कुछ भी है, सारे आरएसएस के लोग, पेपर लीक हो जाते हैं। 32 क्वेश्चन बिहार के उठा लेते हैं, 24 क्वेश्चन हिस्ट्री के पेपर के अंदर छत्तीसगढ़ के उठा लेते हैं। अब बात आती है, कुछ आंकड़े ऐसे हैं, कुछ आंकड़े, थोड़ा समय दीजिए मेरे को, मैं थोड़ा क्योंकि सारी आपको डिटेल पॉइंट वाइज दूंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, ये कहते हैं ना भार वाले, आंकड़ा बताइएगा कितना है। 18 में से 11 भार के। एचसीएस के लगभग 1/3 मतलब 40% के आसपास भार के। 2017 का जो एचसीएस का एग्जीक्यूटिव ब्रांच का पेपर की बात कर रहा हूँ। लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन ग्रुप बी का 157 में से 106 भार के। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर 25 में से 12 भार के। बीडीपीओ 7 में से 4 भार के। असिस्टेंट प्रोफेसर ये आप लगा लीजिए आधे से ज्यादा है ये असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं अभी पूरी इनकी तो पूरी डिटेल दूंगा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की। मैं आपको पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की डिटेल बता देता हूँ। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट वाइज 23 भार के, बॉटनी के 12 भार के, जोलॉजी के 11 भार के, पॉलिटिकल साइंस 11 भार के, ज्योग्राफी के 69 भार के, हिस्ट्री के 19 भार के, पंजाबी के 9 भार के। इसमें तो 10वीं पोस्ट थी, 10 में से 9 भार के हैं। फिजिक्स के 16 भार के, हिंदी के 41 भार के, इकोनॉमिक्स के 3 भार के। असिस्टेंट इंजीनियर 214 में से 185 भार के। सिंचाई विभाग में 49 में से 28 भार के। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर 26 में से 12 भार के। एएमओ 427 में से 394 भार के। बीडीपीओ 7 ही पोस्ट थी, उसमें से 4 भार की लगा दी, ये क्लास 1 पोस्ट है। सिविल जज 110 में से 60 भार के। टेक्निकल एजुकेशन में 153 में से 106 भार के। उसके बाद एचपीएससी की पीजीटी की तो लगभग आधी से ज्यादा भार के हैं। 2019 में इन्होंने कारनामा किया था, 80 में से केवल 2 हरियाणा के थे। अब आप बताइए कितना प्रतिशत आता है, 80 में से सिर्फ 2 हरियाणा के। 2019 का असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का 18 में से 11 भार के। एडीओ 23 में से 16 भार के। समय पर ये मुद्दा इन आंकड़ों के साथ उठता रहा है। ज्योति जी विपक्ष आंकड़ों को शेयर करता रहा। आप सिर्फ मैं आपके गिनती के 120 सेकंड 2 मिनट लूंगा। उसके बाद इन्होंने जो रिक्त पद छोड़े हैं, एचसीएस के 100 में से इन्होंने 61 भरे, 39 छोड़ दिए। एडीओ एग्रीकल्चर के 600 में से सिर्फ 50 भरे, 550 खाली छोड़ दिए। अगले राउंड में आपको 2 से 3 मिनट या उससे ज्यादा ही समय मिलेगा। अभी मैं कांग्रेस और जेजेपी को भी चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। नेहा जी भी कुछ बोलना चाह रही हैं, आप भी अपनी टर्न में बोलिएगा। राय सिंह जी, ठीक है, आप लोग कमीशन को लेकर, कमीशन के चेयरमैन को लेकर, या हरियाणा वालों को कितनी नौकरी बाहर मिल रही, बाहर वालों को कितनी मिल रही है, एक बड़ा मुद्दा विपक्ष, ठीक है, हो सकता है हरियाणा के युवाओं के हित में हो, या फिर जो सरकार कह रही है वो हरियाणा के युवाओं के हित में हो। लेकिन कांग्रेस को लेकर तो जब भी नौकरियों की बात छिड़ती है, कहा जाता है कि आपकी सरकार में तो जो परिणाम आना होता था, नेता प्रतिपक्ष पहले ही लिस्ट लेकर पीसी कर देते थे, प्रेस वार्ता कर देते थे कि इनके नाम आने हैं, भाई भतीजावाद क्षेत्रवाद चलता था। अब बीजेपी का दावा ये है हम तो काबिलियत के आधार पर कर रहे हैं नौकरियों की जो प्रक्रिया के पूरी।
सांगवान जी, देखिए, मैंने अपने मित्र इनेलो के प्रवक्ता को भी सुना और भाजपा की अपनी बहन को भी, उनके विचारों को भी सुना। बहुत हद तक जिन मुद्दों को विवरणात्मक तरीके से आंकड़ों के हिसाब से हमने रखना था, आज इनेलो ने, मेरे मित्र ने यहाँ पर भी रखा है और एचपीएससी के चेयरमैन के समक्ष अपने साथियों के साथ आंदोलन भी किया है, धरना भी दिया है। मैं साधुवाद देता हूं क्योंकि विपक्ष की भूमिका है और समाज के हर तो अंग। आप लोगों की सरकार में भी विपक्ष की भूमिका निभाते थे, फिर आप लोगों की लिस्ट पे आउट जो होती थी, आप चौटाला को लेकर प्रेस वार्ता करते थे। सांगवान जी, देखिए, आज मुद्दा कुछ हो रहा, बड़ा गंभीर मुद्दा है और मैं चाहता हूं तुलना तो होगी ना। चलिए ठीक है, आप बात मुझे भी समय दिया जाए और मैं मानता हूं कि अगर विपक्ष की हमारी सरकार में ऐसी भूमिका रही है तो हमने भी विपक्ष की बात को सुना होगा। लेकिन आज विडंबना है, आज देश में विपक्ष को जीरो कर दिया गया है, कोई बात ध्यान से नहीं सुनी जाती, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सरकार अपने झूठे आंकड़े देने पर लगी हुई है। ये भी आपको आज याद रखना है। देखिए, हम कहते हैं कि चपरासी हमारा, अधिकारी बाहरी, यह है कहावत बीजेपी पर आज पूरी तरह से सरकार ने लागू कर दी है। अभी हम मुख्यमंत्री जी की बात सुन रहे थे, सांगवान जी आपने भी सुनी, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हरियाणा का जो मेधावी, जो योग्य युवा है, वह देश के हर कोने में नौकरी करता है। हमारा युवा एचपीएससी के साथ साथ यूपीएससी की भर्ती में भी आगे रहता है। और उसके साथ साथ सांगवान जी, बड़ी विडंबना है, बड़ा विचित्र बयान है हरियाणा के एचपीएससी के चेयरमैन का। वो कहते हैं कि हरियाणा का युवा जो है वो बेकार है, नालायक है, वो एक स्तर की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, उसको शिक्षा का स्तर जो होना चाहिए हरियाणा में वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वो भर्ती में पीछे रह रहा है, वह आगे नहीं आ रहा है। देखिए, दोनों के बयानों को अगर देखें, लेकर कब सवाल उठाएगा? बिल्कुल आप अपनी मीडिया में देखना, 4-6 महीने पहले जब एचपीएससी के चेयरमैन को, हाँ सांगवान जी, अब आप मुझे, सांगवान जी आप बोलिए। जब 6 महीने पहले एचपीएससी के चेयरमैन पर भारी भर्ती का आरोप लगा था, उन्होंने कहा था कि हरियाणा में शिक्षा गुणवत्ता स्तर नहीं है और यहाँ का युवा जो है, वो एक फेक पोस्ट थी। वो आप उसको फेक मानो तो आज हम उसका, मेरे पास उसका दावा भी है, उसके आरोप भी हैं, वो सब रिकॉर्ड में हैं। वो हो सकता है कि आजकल बीजेपी फेक दुनिया चला रही है, उसको फेक बना देते हैं। ये तो नेताओं के साफ सुथरे बयानों को भी इस प्रकार से पेश करते हैं कि नेता की छवि खराब हो जाए समाज में। ये तो वो लोग हैं। चलिए, अब उन दोनों बयानों में कौन सा बयान सही है, ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे। दूसरी बात, हरियाणा में लगातार भर्तियों में जो ये बात बार बार करते हैं, खर्ची पर्ची नहीं है हमारी भर्ती में, ये प्रचार था। 25 से 30% लोगों को नौकरी देकर उसका प्रचार जो है 100% किया गया, ताकि बैकडोर से, पीछे से आरएसएस के लोगों को, संघ की शाखा से निकले हुए उन प्रमाण लेकर लोगों को नौकरियों में लगाया जाए। आज हरियाणा की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। हरियाणा के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें 80 से 90% विश्वविद्यालयों में आरएसएस की शाखा से निकले हुए लोग वाइस चांसलर लगे हैं, जिनकी शिक्षा की गुणवत्ता को दरकिनार किया गया है। यही आरोप वहां पर लगने वाले सभी शिक्षकों के बारे में है कि जो मापदंड होते थे, जो यूजीसी नियम आधारित करती थी, उन सब नियमों को एक तरफ करके धक्के से ऐसे लोगों को लगाया जा रहा है ताकि इनका प्रचार प्रसार मजबूती से हो सके। वही इन्होंने एचपीएससी में किया। हमने कई बार बताया कि हरियाणा के अंदर जो इनकी चाल है, जो इनका चरित्र है, वो गुमराह करने का है, युवाओं को नौकरी ना देकर बल्कि अपने चहेतों को नौकरी देने का जो प्रमाण इन्होंने दिया हरियाणा के अंदर, वो जाहिर है। हमारी नेता आदरणीय कुमारी शैलजा जी ने कहा है कि हम क्या कहें, हमारे छात्र, हमारे युवा लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये लगातार उनको पीछे धकेल रहे हैं। तो परिस्थितियां ऐसी है। अब ये जब सरकार को 10 साल हो गए और 12वें साल में सरकार आई है, इन्होंने एजेंडा तय कर लिया कि अब जो है पूरे देश से जो आरएसएस के प्रमाण पत्र लेकर आएंगे, उन सबको हरियाणा में बड़े पदों पर नौकरी दी जाएगी, ताकि पूरे देश के अंदर जो ये शिक्षा के माध्यम से कब्जा करना चाहते हैं, प्रदेश के संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा किया है, लोकतंत्र को कमजोर इन्होंने किया है, उसी परिपाटी के अंदर ये शिक्षा की व्यवस्था पर कब्जा करना चाहते हैं। तमाम आंकड़े इनेलो के प्रवक्ता ने दिए हैं, ब्यौरा दिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट का दिया है, अलग अलग विभागों का दिया है, अलग अलग। आपके पास कोई ब्यौरा नहीं क्या? आप तो बिल्कुल साफ आप इनेलो प्रवक्ता के भरोसे आए क्या गुजर साहब? चाहते हैं और
ये शिक्षा के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं, जो कांग्रेस होने नहीं देगी। ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई है। हम अजय गुलिया जी, आपके तो नेता पिछले दिनों खूब विश्वविद्यालयों में जो हुआ उसको लेकर सुर्खियों में थे, वायरल थे, और अब ये मुद्दा अब हम दिग्विजय को भी सुन रहे थे, उनकी ओर से भी आरोप लगाए गए कि बाहर के युवाओं को ज्यादा नौकरी मिल रही है। ये रोजगार का अधिकार है, आप मैं कोई भी, हम कहीं भी जाकर देश में नौकरी कर सकते हैं। हालांकि उसमें अलग अलग पेच हो सकते हैं कि हम अपनी जो बोली है, क्योंकि भाषा हरियाणा की हरियाणवी नहीं है, हिंदी है, अपनी बोली के बारे में, अपनी जो भौगोलिक स्थिति है, कल्चर है, खान पान है, उसको लेकर पेपर ऐसा कई बार सुझाव दिया जाता है विपक्ष की ओर से कि कहीं तो कोई रियायत मिले हरियाणा के युवाओं को, क्योंकि सरकार ये कह रही है हमारे युवा बाहर नौकरी कर रहे हैं, बाहर वाले भी हमारे यहाँ कर रहे हैं काबिलियत के आधार पर। नहीं, देखिए ज्योति जी, इसमें एक बात समझने की है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत देश के जितने भी राज्य हैं, उन सभी नागरिकों को भारत देश के नागरिक होने के नाते एक दूसरे राज्यों में उनके कुछ अधिकार हैं। ज्योति जी, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एकजुट है हम सब लोग, एक प्रत्येक राज्य से मिलकर के, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आपका असम, अब वेस्ट बंगाल, सारे अगर आप प्रदेशों को जोड़ते हैं, को जोड़ते हैं, तभी भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य बनता है। तो सभी हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब लोगों के पास कुछ मौलिक अधिकार है दूसरे राज्यों में एक तय सीमा तक नौकरी पाने के लिए। उसके अंदर भी है, अगर कोई मैं चाहूँ कि अब मैं जा करके राजस्थान में बसना चाहूँ, तो मैं अपने यहाँ से अपने डोमिसाइल या अपने जो मेरे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सारी चीजें बदलवा करके राजस्थान चला जाऊंगा। ये सारी चीजें हैं इस देश के अंदर जो संविधान में अधिकार देता है, लेकिन उसके अंदर कुछ प्रतिशत हैं भी, ये भी तो तय किए गए हैं कि दूसरे राज्य के इतने ही लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरी पा सकते हैं, या दूसरे राज्य के अंदर जाकर के इतने बार के लोग या हरियाणा प्रदेश के लोग नौकरी पा सकते हैं। जब वो तय सीमाएं लांघती हैं सरकारें, तभी इस प्रकार की बातें उठती हैं। 22%, 30%, और मैं तो ये कहूंगा 80 लगने थे, 78 बाहर के थे, 2 हरियाणा प्रदेश के थे। इससे बड़ा हरियाणा प्रदेश को शर्मसार करने वाली और क्या बात हो सकती है। हमारी लड़ाई किसी कानून व्यवस्था से नहीं है कि कानून में जो प्रावधान है, चाहे अगर वो हमारे को अधिकार मिले हैं दूसरे प्रदेश में जाकर के, उसी प्रकार से जो दूसरे प्रदेश के नागरिक हैं वो हरियाणा प्रदेश के अंदर आकर के जितनी छूट हम देते हैं वो छूट अगर हमारे प्रदेश में लेंगे, उस बात से हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हमारे बच्चों का, जब जो प्रदेश के बच्चों का, जो प्रदेश का डोमिसाइल रखते हैं, उनको उस चीज में 90% भागीदारी होनी चाहिए, और आप उसको विपरीत बदल कर देते हैं कि 10% हमारी भागीदारी होती है और 90% बाहर के लोगों की भागीदारी होती है। ये तो हरियाणा प्रदेश के बच्चों के हितों के साथ कुठाराघात होने जैसी बात होगी ना। तो हम जो व्यवस्थाएं चल रही हैं आज के अंदर, कानून व्यवस्था जो संविधान में प्रावधान है उसके खिलाफ नहीं है। जो व्यवस्थाएं सरकारों ने चलाई है, हम उस व्यवस्था के खिलाफ है कि आप हमारे हक का, आप हमारे दूसरों को क्यों देने जा रहे हैं, हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं। ज्योति जी। जी, नेहा धवन जी को कुछ कहना था। नेहा जी, आपने सुना भी तीनों आपके जो विपक्षी दल हैं उनके प्रवक्ताओं को। पंडिता जी काफी आंकड़ों के साथ ही कह रहे थे, कई भर्तियों का इन्होंने जिक्र किया कि हरियाणा वाले कितने लगे, बाहर वाले कितने लगे। कांग्रेस का भी कहना है, जेजेपी का भी कहना है कि हरियाणा के युवाओं से कुठाराघात हो रहा है। ये आरएसएस वाला एंगल भी ला रहा है विपक्ष हरियाणा में। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो बात करते हैं रजत पंडेटा जी की, कि उन्होंने कहा कि जो भी आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हरियाणा प्रदेश की सरकारी नौकरियों में कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी पा रहा है तो उसको विपक्ष किस बेसिस पर बाहरी व्यक्ति घोषित करके, रजत जी ने जो 22% का डेटा दिया कि वो 22% बनता है, दूसरे प्रदेशों में वो 8%, 8.5% राजस्थान में बनता है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि उसका आधार क्या है, उसको बाहरी बताना का आधार क्या है। क्या उनका आधार है कि वो बिहार में पैदा हुआ है या राजस्थान में पैदा हुआ है? आधार होना चाहिए कि उसके पास में हरियाणा प्रदेश का डोमिसाइल है या नहीं। अगर वो हरियाणा प्रदेश के डोमिसाइल की कैटेगरी में भर रहा है फॉर्म और उसमें सिलेक्ट हो रहा है मेरिट के आधार पर,
तो आप उसे कतई बाहरी नहीं मान सकते, चाहे उसका जन्म कहीं पर भी हुआ हो, किसी भी राज्य में हुआ हो। पहली बात तो ये, मुझे जो लगता है आंकड़ों को नहीं, तोड़ आप ये कह रहे मरोड़ कर कहीं प्रस्तुत कहीं, नहीं करना नहीं, आप एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा नेहा जी। आपने ये कहा कि कहीं का भी रहने वाला हो, अगर हरियाणा में उसका चयन होगा तो बाहरी नहीं माना जाएगा। मैंने कहा है कि अगर वो हरियाणा प्रदेश के डोमिसाइल के साथ, हाँ। डोमिसाइल का मतलब क्या है, नहीं, हरियाणा उसकी उसमें प्रदेश सीमा कम विवाद- कर दी ना, इसको लेकर भी विपक्ष कह रहा है कि बहुत रास्ते तो खोल दिए गए ना, पहले से आसान कर दिया गया बाहर वाले युवाओं के लिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैंने पूरे पॉइंट्स बना रखे हैं, हर किसी का आपको जवाब मैं देने वाली हूँ और बहुत स्पष्टता से दूंगी। 2022 के विधानसभा के अंदर जब 5 साल का हरियाणा डोमिसाइल की व्यवस्था करने की बात आई थी, तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने 2022 की विधानसभा में ये अनाउंस किया था कि 10 का 10 रहेगा। जो पहले से चले आ रहा रूल था कि 15 साल का हरियाणा डोमिसाइल में निवास प्रमाण पत्र के लिए 15 साल आपको हरियाणा में रहना, यहाँ की शिक्षा अर्जित करना, या फिर यहाँ पर नौकरी करते हुए, काम करते हुए, यहाँ पर रहते हुए आपको 15 वर्ष होने चाहिए, तो आपको हरियाणा डोमिसाइल का प्रमाण पत्र मिलेगा। उसी को कंटिन्यू रखा गया था। 5 वर्ष का जो किया गया था वो निजी जो नौकरियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां हैं, जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, सोनीपत, जो हमारे जीटी रोड बेल्ट पर प्राइवेट फर्म्स हैं, मेरी कोई कंपनी है, आपकी कोई कंपनी है, हम अगर उसमें कोई हरियाणा वासियों को रखना चाहते हैं तो 5 वर्ष का उसके पास में हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए। अब बात आती है कि विपक्ष किसको 22% पे रख रहा है, किसको 90% पे रख रहा है, किसको बाहरी मान रहा है। क्या वो ये देख रहे हैं कि ये बिहारी मूल से है, राजस्थानी मूल से है, या फिर उनको 15 वर्ष से ज्यादा का समय अगर हरियाणा में रहते हुए हुआ है तो आप उन्हें हरियाणवी नहीं मानेंगे क्या? मुझे इस बात का जवाब चाहिए उनसे। दूसरी बात देखिए, राय सिंह जी का जो दर्द था, वो दर्द मुझे समझ में आता है कि उनके नेता को किसने क्या क्या बनाने की कोशिश की। उनके खुद के कांग्रेस के बड़े नेताओं की ही ये साजिशें शुरुआत में रही और बाद में वो अब ठिकना फोड़ते हैं भाजपा के मीडिया सेल पर या सोशल मीडिया सेल पर कि हम उनकी छवि खराब कर रहे हैं। आपके पास पूरा समय है, 3 बार की टर्म के चुनाव के समय में आपको पूरा खुलकर आपने अपनी जो है पिच आपने तैयारी नहीं की, आपको पूरा मौका दिया लोगों ने भी अपने जो नेता है उनकी छवि को ठीक करने का, लेकिन आपने क्या किया? पंजेटा जी की बात पर वापस आऊंगी। उन्होंने एक बात कही भाषा को लेकर कि पंजाबी वहां पर कंपलसरी हो, अगर पंजाब के अंदर नौकरी चाहिए तो, अगर तमिलनाडु में चाहिए तो तमिल होनी चाहिए, मलयालम होनी चाहिए, राजस्थानी होनी चाहिए, जो भी उन्होंने बात कही। मैं इस पर एक बात कहूंगी, बहुत अच्छा मौका था इनके पास में, सरकार बनाई हरियाणा प्रदेश में, कांग्रेस इतने वर्षों तक सरकार में रही हरियाणा प्रदेश में, क्यों नहीं हरियाणा की लिपि बना, हरियाणवी की लिपि बनाई, हरियाणवी भाषा की लिपि बनाते, उसको हरियाणवी भाषा को प्रदेश के अंदर लाते, लागू करते। आपने क्यों नहीं लागू किया? क्या कांग्रेस के समय में दूसरे प्रदेशों में जाकर बच्चे नौकरी नहीं करते थे? दिल्ली तो हमारे लगता दिल्ली प्रदेश है, ये तो बेस्ट एग्जाम्पल है। दिल्ली तो शिक्षा विभाग में मैक्सिमम लोग हरियाणा के हैं, पुलिस विभाग में मैक्सिमम लोग हरियाणा के हैं। आप उठाकर डाटा देख लीजिए, बताने की आवश्यकता नहीं है। मोर देन 40% शिक्षा और मोर देन 40% पुलिस विभाग में दिल्ली के अंदर हरियाणा के लोग लगे हुए हैं। किस बात पे डिनाई करेंगे आप? इस पर डिनाई कर ही नहीं सकते आप, इसको झूठ करार दे ही नहीं सकते, इस आंकड़े को तोड़ मरोड़ ही नहीं सकते। बात सिर्फ इतनी है कि अगर 15 वर्ष से ज्यादा का निवासी किसी भी अन्य राज्य का अगर हरियाणा में होगा तो वो हरियाणा डोमिसाइल पर सिलेक्ट होगा। अब आप उसको 90% पे डालिए या 22% पे डालिए, ये आपका खेल है, आप खेलते रहिए। यही खेल तो पिछली बार से आप कर रहे हैं, लेकिन 24 में भी क्या आप सरकार बना पाए इसी झूठ के नातों पर? देखिए, हरियाणा प्रदेश का बच्चा लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैसे लग रहा है? मेरिट के आधार पर लग रहा है, बिना पर्ची के लग रहा है। जिस गरीब का बच्चा नौकरी पाता है, उस गरीब के बच्चे से पूछिए कि उस परिवार से पूछिए कि उनका कितना उद्धार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विश्वास से हुआ है। और एक और बात मैं कहूंगी, यहाँ पर हमारे तीसरे जो हरियाणा प्रदेश का बच्चा बराबर ही मिलेगा, समय बराबर ही मिलेगा। नहीं, आप नोट कीजिए समय देखिए आप जो कितना मिला है, आपके पास रिकॉर्ड है। बात कही कि अगर चपरासी लगाना है तो हरियाणा प्रदेश का वासी होना चाहिए और अधिकारी लगाना है तो बाहर का होना चाहिए। मैं
बहुत स्पष्टता से ये बात कहूंगी, हमारा मकसद है कानून सम्मत रहकर, संविधान के साथ चलकर, जो हम सरकारी नौकरी जिस भी व्यक्ति को हम दे रहे हैं वो कानून सम्मत होगी। इसीलिए शायद मेरी सरकार चलिए और मैं मेरे चर्चा में आगे मुख्यमंत्री बढ़ती हूँ। पंजेटा जी को कुछ कहना था। पंजेटा जी, साथ ही देखिए, ये तो कह रहे हैं हमने तो डोमिसाइल वाला टाइम कम किया ही नहीं। नेहा जी का ये कहना है 15 साल ही है। और दूसरा, एचपीएससी के चेयरमैन को लेकर भी आप भी, दूसरे जो पार्टी के नेता हैं वो भी बार बार ये कहते हैं बिहार से ना हो, ये भी हरियाणा से ही हो। इसमें भला क्या आपत्ति होनी चाहिए कि हरियाणा से हैं या हरियाणा के बाहर के हैं? ज्योति जी, निश्चित तौर पे बिल्कुल आपत्ति होनी चाहिए। कोई बात नहीं, यूपीएससी है, हमारे आईपीएस आईएएस अगर बाहर के लगते हैं, हमारे भी बाहर लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आपके एचसीएस, डीएसपी, आपके बीडीपीओ, आपके जज, आपके एडीओ, ईटीओ, ये भी अगर बाहर के लगने लग जाएंगे, आपको पता है एडीओ क्या, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसका सारा काम सीधा पटवारी से, रेवेन्यू रिकॉर्ड से, जमीनों से जुड़ा हुआ काम है उसका। मेरा फसल मेरा ब्यौरा से जुड़ा हुआ काम है उसका। कोई तमिलनाडु, अब आपको मैंने ये नहीं बताया मैडम, आपको शायद सुनने में आपको कोई दिक्कत होगी, मुझे लगता है इसकी तो जांच होनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया है कि एचपीएससी के अंदर आंध्र प्रदेश का भी बच्चा लगा है, यहाँ वेस्ट बंगाल का भी लगा है, यहाँ तेलंगाना का तेलुगु, हमारे बच्चों के लिए वहाँ तेलुगु कंपल्सरी है। परिवार यहाँ नहीं रह सकता क्या रजत जी? मैम एक क्या मिनट, हरियाणा let me प्रदेश complete। में अन्य राज्यों के परिवार नहीं बसे हैं? मैं बोनाफाइड पर- रेजिडेंट, नहीं, वो दूसरे स्टेट के ही रहने वालों ने क्लियर किया है। पंजेटा जी, मैं बोनाफाइड रेजिडेंट की बात कर रहा हूँ। अभी हाल ही में जो लिस्ट आई है, आपने वो देखी नहीं है शायद, उसके अंदर उनके एड्रेस भी यूपी और बिहार के हैं। वो सारी हाईलाइटेड मीडिया के अंदर है, उनके एड्रेस पढ़िए आप, उनके एड्रेस बाहर के हैं, यूपी के, बिहार के, अन्य स्टेट के। जिन बच्चों का मैं नाम ले रहा हूँ, जो बिहार के 8 बच्चे लगे हैं, केरला के, मैम है आपकी मेरी पहले फीडबैक हुई थी और इसी बात पर ही मैंने आपको यही बात मैंने कहा था कि मैं इस बारे में जानकारी लूंगा, लेकिन आप भी जानते हैं मैंने कभी नहीं कहा इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो है ऑल इंडिया कैटेगरी का होता है, हर स्टेट में होता है, हरियाणा में भी है, हर स्टेट में है ये बात। तो ऑल इंडिया कैटेगरी में तो बच्चा लगेगा ही ना। नेहा जी, इनको बोलने दीजिए, आप इनको बोलने दीजिए अब इनके टाइम में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिडंट इंटरप्ट, और मुझे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए थी। और आप जो मैं कोट कर रहा हूँ वो एक बहुत न्यूज़पेपर ने कोट किया हुआ है, जिसकी क्रेडिबिलिटी को कोई डाउट नहीं कर सकता। ये प्रेस रिलीज है जो मैं जिसके बारे में आपकी फिगर्स आपको कोट कर रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर में भी आ चुका है, ये सारा का सारा, ये A to Z आंकड़े जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। जो बच्चा महाराष्ट्र का रहने वाला है, झारखंड का, उड़ीसा का, आंध्रा का, बिहार का, केरल का, वेस्ट बंगाल का, गुजरात का, तेलंगाना का, राजस्थान का, पंजाब का, महाराष्ट्र का, हिमाचल, ये यूपी का, चंडीगढ़ का, दिल्ली का, उत्तराखंड का, ये सारे के सारा ऑन रिकॉर्ड है। ये तो इसकी जांच होनी चाहिए, आपने किस हिसाब से कर लिया। ये 22.29% का जो मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, राजस्थान का 8% नहीं है, केवल 1.05% है पूरी की पूरी इंडिया की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बच्चे। हमारे यहाँ 22.29 का आंकड़ा है जो मैं, और देखिए ज्योति जी, ऐसी बात नहीं है कि भर्तियां, क्या आपको एक भी व्यक्ति हरियाणा का नहीं मिला जो आपका एचपीएससी का चेयरमैन लग सकता हो? क्या यहां भी बाहर के लगेंगे, वीसी भी बाहर के लगेंगे? मैंने जो आईपीएस आईएएस की पोस्टिंग तक आपको आरएसएस कर रहा है, जो टॉप डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, उनकी भी मैनेज आरएसएस कर रहा है। और एचसीएस के बाद मैंने, मेरी बात एक मिनट मैम, प्लीज डोंट इंटरप्ट मैम, मेरी लिस्ट मैम, टाइम इज वेरी प्रेशियस। नेहा जी, अभी टाइम कम है। आरएसएस वाला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया, मैंने खूब आपको टाइम दिया। टाइम इज वेरी, मैम पीजीटी म्यूजिक से मैंने छोड़ा था, 80 में से इनके जो 25 थे वो इन्होंने पद भरे। अब मैं खाली बता रहा हूँ, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर 805 पोस्ट थी, ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा पंजेटा जी। नहीं, मोटी बात ये है, सार ये है, आप जो लिस्ट लेकर आंकड़े लेकर बैठे हैं कि इनमें बाहर वाले काफी हैं।
बाहर वाली मैम, पूरे अगर मैं टोटल एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर करूं, 2424 में से लगभग 3/4 बाहर के हैं। ऐसे पीजीटी के, ऐसे लेक्चरर और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के, सारे के सारी इतनी बड़ी लिस्ट है मैम। ऊपर से मैम ये बोलते हैं कि वो जो है वो कोई भी ओपन कैटेगरी है, ठीक है मैम, सारी जगह होती है, लेकिन इन्होंने अपने लिए क्या कर रखा है, कुछ ऐसे पेपर है जो हमारे बच्चे मलयालम, बंगाली, तेलुगु, उड़िया के अंदर नहीं दे सकते, मराठी के अंदर, गुजराती के अंदर वो लिख भी नहीं पाएंगे। हरियाणवी तो फिर हिंदी में लिखी जाएगी, क्या पंजाबी हिंदी में लिखी जाती है? हरियाणवी कितनी आसान है हिंदी में, हिंदी तो कोई भी लिख सकता है हर जगह पूरे इंडिया के अंदर। कहाँ से आपने हरियाणा की सरकारी नौकरियों में ऑल इंडिया कैटेगरी के तहत साथ मत बोले, मैंने किसी को अलाउ किया आपके टाइम में बोलने के लिए नहीं किया। आपने जैसे आपने अपने पॉइंट्स नोट किए थे, इन्होंने भी कर रखे होंगे, इनको बोलने दीजिए। मैम जो सिलेक्शन होती है ना मैम, हाल ही में पीछे कंप्यूटर साइंस का पीजीटी का हुआ था, सिर्फ 37 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर की पिछली 631 में से 462 ऐसे आपने विकेट छोड़ दी थी, एक और भर्ती निकली थी। हाल ही में जो लिस्ट आई, आपके एड्रेस है, मैं मुख्यमंत्री से पूछता हूं, जब एड्रेस दिए हुए हैं तो वो कैसे बन गए बोनाफाइड रेजिडेंट हरियाणा के? कैसे बन गए बोनाफाइड रेजिडेंट? मुख्यमंत्री बोलते हैं जवाब दो, जवाब दो। इस प्रदेश के युवाओं के हकों को मार रहे हो आप, बाहर वालों को भर्ती कर रहे हो, पैसे लेके भर्ती कर रहे हो आप पे वरना पैसे ना पकड़े जाते यूपी एचपीएससी के दफ्तर के अंदर, ताकि कोई बोलने वाला नहीं, कोई शिकायत करने वाला नहीं। अब बाहर से शुरू कर दिया, हरियाणा में कहीं बात ना खुल जाए। आप चलो, आप कांग्रेस आईएनएलडी करना चाहते हो, कम से कम हरियाणा के बच्चे तो लग रहे थे उसके अंदर। आपने तो पूरा का पूरा खोल के यूपीएससी का भट्टा बिठा दिया, उससे भी ऊपर कर दिया आपने। लग रहे थे आपने। चलिए मैं चर्चा को आगे ले जाती हूँ। अभी बच्चे नहीं करा। देखिए, मैं जो बात कह रही थी अभी, हमने पहले भी इस पर चर्चा की कि विपक्ष सुझाव, राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहा जाता है कि उनके पेपर में बहुत कुछ राजस्थान के बारे में पूछा जाता है। हरियाणा वाले ठीक है बोली है हरियाणवी और हिंदी हमारी भाषा के, तो हरियाणा के बारे में बहुत कुछ पूछ लिया जाए जो हरियाणा के युवाओं को ज्यादा पता हो। बहुत बार ये सुझाव भी लोगों की ओर से दिए गए हैं। मैम इंटरव्यू सारा चेयरमैन के जो इनके मेंबर लगे हैं, सब कुछ हरियाणा सरकार के हाथ में है। ये मेरिट का ढोंग रचते हैं। अगर पैसे क्यों पकड़े जाते हैं अगर मेरिट पे सिलेक्शन होती तो? चलिए मैं लास्ट कमेंट सब लेंगे हम। आपको पता है 1 करोड़ के अंदर 25 करोड़ ये सीक्रेसी में खर्च करते हैं। पुलिस कांस्टेबल की 1 करोड़ में आंसर की बिकी थी, 25-25 लाख के रिश्वत में ब्लैंक चेक लिए। पहली बारी रिश्वत में ब्लैंक चेक लिए गए थे, आपको पता है? 25-25 लाख के चेक लिए गए थे रिश्वत के। ये भी इन्हीं की सरकार की प्रेस रिलीज है, एसपी की प्रेस रिलीज है। वहां क्या बात करते हो आप? मैं जो आंकड़े बोलता हूँ वो सारे के सारे ठीक है। अभी मैं कांग्रेस का रुख कर रही हूँ, उसमें सरकार ये कहती है हम ही सामने लेकर आते हैं, हम ही जांच कराते हैं, हम ही एक्शन करते हैं, हम छुपाते नहीं चीजों को। सरकार में पकड़े गए ज्योति जी, बोलिए जी। सरकार में कैश होते हैं, वो ब्लैंक चेक कैश होते हैं, हमारी सरकार में पकड़े तो गए। चलिए गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गुलिया जी थोड़ा इंतजार और करना होगा। राय सिंह जी आप बोलिए। देखिए, तमाम बातें हमने और आपने सुनी है, उन बातों का जवाब मेरी भाजपा की प्रवक्ता बहन नहीं दे पाई। किस प्रकार एचपीएससी के चेयरमैन की खिड़की के बाहर दरवाजे पर, किस प्रकार एसएस बोर्ड की भर्तियों में लगातार पेपर लीक और घोटाले अगर ना हुए होते तो हम कैसे मान लें कि यहाँ पर भर्तियों में पैसा खर्चा पर्चा नहीं चलता। अटैचियां पकड़ी गई है, अटैचियां करोड़ों रुपए की, ये तो इनकी ईमानदारी है। दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं कि शिक्षा का गुणवत्ता हमने बढ़ाई है, हमने मेरिट का तरीका बढ़ाया है, हमने इस प्रकार का स्तर आगे लेकर गए हैं। केवल सांगवान जी एक स्तर है इनका, एक प्रमाण है। जो भी शिक्षा का स्तर किसी भी यूनिवर्सिटी से प्राप्त छात्र है, मेधावी छात्र है, युवा है, वो सारी डिग्रियां, वो सारी योग्यता एक तरफ, अगर उसके पास, उसके किसी परिवार के पास शाखा से आरएसएस से निकला और प्रमाण पत्र नहीं है तो हरियाणा की किसी भी नौकरी पर नहीं लग पा रहा है। ये कड़वी सच्चाई है, ये नेहा जी को माननी पड़ेगी। और यहां नहीं, केवल छात्रों की, युवाओं की नौकरी में नहीं, राजनीतिक नियुक्तियों और प्रशासनिक नियुक्तियों में ये पहले बहुत लंबे समय से चले आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां पर आरएसएस के लोगों को मजबूत करना था, उनको हरियाणा में नौकरी दी जा रही है ताकि उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो और प्रदेश के माहौल को खराब करे। ये एजेंसियों के माध्यम से लूटते हैं। एजेंसियों को पेपर बनाने में, उसकी परीक्षा बनाने में, परिणाम देने में, योग्यता में उसको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी एजेंसियां
बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं वो इनकी हैं, इनसे प्रभावित हैं, इनके दबाव में काम करती हैं और तमाम प्रकार के जो समाज के अंदर हरियाणा के युवाओं का हक है उसको कैसे दबाया जाए, वो एजेंसियों के माध्यम से हरियाणा के युवाओं को लूटते हैं। इन पर और इन्होंने प्रदेश के शिक्षा के नेहा जी, मैं आपको समय दूंगी लास्ट में। आप साथ साथ बोल रही हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। नौकरी देकर बहकाने का प्रयास करते हैं, प्रचार और प्रसार में लगे हैं, झूठे लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, हरियाणा के युवाओं को नालायक कहते हैं, खुद इनके पास कोई योग्यता नहीं है और ऐसे एचपीएससी के चेयरमैन को तुरंत बर्खास्त किया जाए। आज तक की जो उन्होंने भर्तियां की है जांच की जाए और इस प्रकार जो हमारा आरोप है कि उन्हें जिस प्रकार हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा किया है, कुठाराघात किया है हमारे हकों पर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे थे, लास्ट कमेंट आपका। देखिए बीजेपी जब से सत्ता में आई है, ये बहुत बड़ा संदेश तो एक घर घर तक पहुंचाया गया है कि हम बिना पर्ची खर्ची के अब मेरिट के आधार पर हरियाणा में नौकरियां दे रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। आप लोग भी अलग अलग समय पर रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, नौकरियों के सिस्टम को लेकर सरकार को घेरते हैं। नहीं ज्योति जी, देखिए अगर ये कह रहे हैं बिना खर्ची पर्ची तो इतने करोड़ों रुपए इनके दफ्तरों में कैसे पाए गए? थोड़ी था किसी मंदिर का पैसा, वो पैसा नो डाउट वो रिश्वत का पैसा था। और ये जो बार बार मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से, देखिए आप बहुत अच्छे से संचालन करती हैं और वर्षों से करती आ रही है, कोई दूसरा प्रवक्ता इनके बीच में बोल रहा है, जब इनकी बारी आती है इनको एक शब्द नहीं पता होता। मैं कहना चाह रहा हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, कोई डाटा पे बात नहीं करेंगी, सिर्फ अपनी कहानी गाएंगी, चुनावी भाषण गाएंगी। जब दूसरा प्रवक्ता कोई जवाब देने लगेगा, भी कांग्रेस के दे रहे थे, रजत पंडिता जी भी दे रहे थे, उनके बीच में कूद जाएंगी। अब अपनी बारी में बहन जी क्यों नहीं बात करती? और ये जो राष्ट्रीय केंद्रीय कोटे की बात करती है जो सबके लिए है, अरे उसको क्रॉस कर रहे हैं तभी तो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। और आप आरोप नहीं लग रहे, ये आरोप सिद्ध हो रहे हैं। अगर उनका डोमिसाइल हरियाणा का था तो बिहार का एड्रेस कैसे हो गया? वही जहां का डोमिसाइल होगा, अगर वो हरियाणा, इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। हम मानते हैं कि भारत एक है। अगर कोई नागरिक किसी दूसरे राज्य में जाकर के बसना चाहता है, कोई हरियाणा में आकर के कानूनी बाध्यताएं पूरी करते हुए, चाहे वो जितने समय की है, अगर वो पूरी करके हरियाणा का नागरिक बनता है, हरियाणा का डोमिसाइल प्राप्त करता है, यहाँ से शिक्षा प्राप्त करता है, तो वो हमारा भाई हरियाणवी, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन अगर उसका डोमिसाइल हरियाणा का है तो उसका एड्रेस जो है वो बिहार का, गुजरात का, राजस्थान का कैसे हो सकता है? आप तो अपनी बातों में घिर रही हैं। इस बात का जवाब देना, जिसका एड्रेस बिहार का है वो हरियाणा प्रदेश का अगर डोमिसाइल उसके पास है तो वो भी गलत है। वो कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या दो प्रदेशों के अंदर आप दो प्रदेशों के अंदर आप डोमिसाइल ले सकते हैं क्या? कि वहां का एड्रेस और वहां का डोमिसाइल सरासर झूठ है, हरियाणा के बच्चों के साथ लूट है। ये कहने से क्या होगा? ज्योति जी, क्या इसका लॉजिकल आंसर साथ ठीक है, नहीं साथ ही चर्चा का लास्ट कमेंट आपसे, क्योंकि बहुत सारे सवाल पहले भी उठे, आपने जवाब दिया। अब आपने जो पिछली बार कहा कि बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो तो क्योंकि उनका एड्रेस यहाँ का हो गया, लेकिन जो लोग बाहर के हैं उन्हें लेकर सवाल कर रहे हैं ना, ये तो जिनका एड्रेस ही बाहर का आ गया। देखिए ज्योति जी, मैं आपको भी एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपकी एक रिसर्च टीम है, आप इस पर रिसर्च कराइएगा कि एचपीएससी और एचएसएससी में जो भी पोस्टर निकलती है उसमें ऑल इंडिया कैटेगरी ओपन है या नहीं। पहली बात तो ये। अगली डिबेट में आप मैं तो रिसर्च क्या, आप थोड़ा सा तो मुझ पर भी भरोसा कर सकते हैं। मैं बिना टीम के भी मुझे आइडिया होगा इस बात का, टीम भी है मेरी अपनी। बिल्कुल। लेकिन जो बाहर के, उनके लिए तो फिर आप ये कहें, ओपन कैटेगरी के लिए ये कहें कि हमारे वाले बाहर नौकरी करते हैं, बाहर वाले यहाँ करते हैं, जो सीएम साहब कह रहे हैं, उसमें तो रोजगार का अधिकार वाली बात है ना। इसमें बात ये आती है कि जो ऑल इंडिया कैटेगरी में अगर कोई सिलेक्शन हुआ है तो उसका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस दो अलग अलग एड्रेस होते हैं। वो दोनों एड्रेस में दो अलग अलग एड्रेसेस आ सकते हैं। हो सकता है कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस हरियाणा का हो और परमानेंट एड्रेस बिहार, यूपी का, राजस्थान का, केरल का, आंध्र प्रदेश का, कहीं का हो सकता है। लेकिन जो हरियाणा डोमिसाइल में भरेगा उसका परमानेंट एड्रेस हरियाणा का ही होगा। ये बातों में उलझाने की बात है ज्योति जी, कुछ भी नहीं, केवल एक गलत नैरेटिव सेट करने की बात है, हल्ला मचाने की बात है कि हरियाणा प्रदेश का बच्चा नहीं लग रहा है, हरियाणा प्रदेश के युवाओं का हक खाया जा रहा है। कुछ नहीं। उस समय हक कहाँ गया था? जब मेरिट के आधार पर नहीं, घर के बच्चे लगते थे, जब रिश्तेदारों के बच्चे लगते थे, उस समय हक कहाँ था? उस समय हरियाणा प्रदेश के युवाओं के जो मेरिट में आने वाले युवा थे वो प्राइवेट नौकरियों में धक्के खा रहे थे। उनके लिए सरकारी नौकरियों की अपॉर्चुनिटी नहीं थी क्योंकि सीएम हाउस की लिस्ट में उनका नाम नहीं था।
किसी और मंत्री की लिस्ट में उनका नाम नहीं आता था, तब उनका हक कोई नहीं खा रहा था क्या? तब उनके हक कौन खा रहा था? उस समय जवाब क्यों नहीं देते हैं ये लोग? और आज जब बात हो रही है मेरिट के आधार पर बच्चों को नौकरियां मिलने की, उस पर इनके ज्यादा जो है कैलकुलेशन आ रही है कि कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, यहाँ पर बिहार का एड्रेस क्यों है। भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात है ज्योति जी, इस समय हरियाणा प्रदेश के 90% बच्चे HPSC की इस नियुक्ति में नियुक्त हुए हैं, 89%। इस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। बात किस एंगल पर ले जाकर कहाँ का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर इनके इस झूठ पर हरियाणा प्रदेश की जनता यकीन करती कि हरियाणा प्रदेश के 90% बाहर के बच्चे लग रहे हैं, अगर इस पर यकीन करती तो वो उसका रिजल्ट इस नगर निकाय चुनाव, ठीक है नेहा जी, आप ही कह रहे हैं अगर हम ऐसा करते तो हम बार बार नहीं जीतते, नहीं आए। आप ही कह रहे हो। और एक बात ये ठीक है, एक समय ये भी था जब नैरेटिव इस बात का था कि नेताओं के रिश्तेदार, बच्चे, बहू, बेटियां, इनको नौकरी मिल रही है, ये इसे लेकर भी पिछली सरकारों को घेरा गया। आप लोगों को इस बात को लेकर घेरा जा रहा है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में बाहर वाले लग रहे हैं। पंजिटा जी से मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी चर्चा का। पंजिटा जी बोलिए। देखिए ज्योति जी, अगर आज के मुद्दे को, जो बाहरियों को हम, जो लिस्ट पब्लिक में है, पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में है, और जिनका भी मैंने जिक्र किया है, अगर उस मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए अगर आपने कोई 15-20 साल पुरानी बात अगर आपके डिफेंस में है, तो आपके पास कोई डिफेंस नहीं है। क्योंकि आप सेम घिसी पिटी सेम बातें, अगर आपकी तीसरी बार की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार आप बोलते हो इसको, तो ये तो वो कहावत होगी कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। क्या कोई आपका लॉजिकल रीजनिंग अभी तक मिली है? अगर मैंने बात करी थी आपसे कि आपका रेवेन्यू क्लर्क राहुल नाम, मैं आपको नाम तक बता रहा हूं, उसने ये तक बताया था कि फिंगरप्रिंट तक मैच करने का जुगाड़, HPSC का QR कोड OMR शीट में बार बार उसको 2-2 बार स्कैन किया गया। इसके अंदर आपकी हरियाणा सिविल सर्जन की, डेंटल सर्जन की, और भी जो भर्तियां हैं, और जो 1 करोड़ वाली आपकी पुलिस कांस्टेबल वाली है, वो आप प्लीज मीडिया में उसकी रिपोर्ट को चेक करना। मैं कोई भी बात गलत कोट नहीं करता हूं, लेकिन जैसे जैसे भारियों की भर्ती मैं बता रहा हूं, वो 22.29 केवल HPSC में है, और प्रदेशों में पूरे के पूरे, मतलब देश के बच्चे हैं, 28 स्टेट है, 8 ड्यूटीज है उसमें, और वो पूरा परसेंटेज आके 1%, ओनली 1%। और हमारा क्या, हरियाणा ने क्या कसूर किया कि हम, हरियाणा क्या इतना कमजोर मुख्यमंत्री है कि मतलब ये तो फिर वही वाली बात सच होगी कि ये जो मीडिया में चलती आती है कि मैं एक चपरासी भी नहीं बदल सकता। ये तो मतलब हद हो गई है कि आप कहते हो एड्रेस मीडिया में आ गए हैं, इनके भी जांच कराई जाए जितने HPSC में ये जो। ठीक है, चलिए अभी मुद्दा तो लंबा चलेगा। हालांकि सीएम तो साफ कह रहे हैं, नौकरियों को लेकर भी वो बात कह चुके हैं, मेरिट के आधार पर दे रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट विपक्ष कर रहा है, इनके समय में क्या हालात थे, ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग चर्चा में शामिल हुए। रोजगार को लेकर जो सियासत हरियाणा में इस वक्त देखी जा रही है, उस सियासत को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।